तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मिशन हौसला सीरीज़ कंप्लीट कंप्यूटर मैराथन क्लास में दोस्तों आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कंप्लीट कंप्यूटर की जो है आपको यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो भी आप तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम है उनके लिए जो दोस्तों 100% जो है यह हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिल्कुल जो है आप इसे जो है आप देख सकते हैं 97 फाइल है, यहाँ पर 97 पेज है। तो 97 पेज में लगभग लगभग दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1000 से प्लस प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बिल्कुल यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार की मज़ेदार क्लास के लिए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। ऑब्जेक्टिव है सारे क्वेश्चन, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सारे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला है, निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों? तो देखिए 2 बार पूछा गया है। तो यह दोस्तों आपका अनुपम। ठीक है, भाभा भाभा का पूरा नाम है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। बंगलुरु द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो व्याख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आप यहाँ पर व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूएसए द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, तो जिसमें दोस्तों 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्याख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो माफ़ी चाहेंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, हमें जो है जल्द जल्द आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों 1822 ईस्वी में जो है इन्होंने जो डिफरेंस इंजन है ना, इसका जो है आविष्कार किया था, और 1842 में जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है दोस्तों, वो भी किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आईसी चिप का जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, 1958 में जो है दोस्तों इसका जो है JS किल्वी और रॉबर्ट न्यूई ने जो है इसका निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? सभी को पता है, अबेकस, याद रखना जिसे नहीं पता है। ठीक है, इसे जो है संसार का पहला गणक यंत्र कहा जाता है। अगला है दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या प्रयोग होता है? तो इसमें दोस्तों देखिए डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों जो है इसमें प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आप संसार अबेकस के बारे में जो है इसकी व्याख्या देख सकते हैं, बिल्कुल झूम करके, वीडियो रोक करके, जब जितना भी आपके पास समय है दोस्तों बिल्कुल आप ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके बिल्कुल सर में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल व्याख्या पूर्वक। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था 1970 में। कौन सा है? इंटेल 4004 का निर्माण किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इसका पूरा नाम है। IBM क्या है दोस्तों? सभी को पता है, IBM एक कंपनी का नाम है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये कंपनी है। कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था इसने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क फर्स्ट और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? IBM कंपनी द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका ULSI। ठीक है, ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, तो ये जो 5वीं पीढ़ी थी दोस्तों, इसमें जो है इसका उपयोग किया गया था। तो ये आप देख लेना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है
तो ये माना जाता है लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। इन्हें क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है जो चार्ल्स बेबेज है जिन्होंने जो है सबसे पहले कंप्यूटर की खोज की, उनकी और शिष्या थी। इन्होंने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामर डाला था, इसलिए जो है इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो जो आजकल की जो पीढ़ी है दोस्तों, जो आजकल प्रयोग किया जाने वाला है, वो किसका प्रयोग किया जाने वाला है? तो ये गलत निशान लग गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एआई का जो है प्रयोग किया जाने लगा है। एआई का पता है दोस्तों, सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप देख सकते हैं आजकल जो है काफ़ी प्रचलन में चला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, जो पर्सनल कंप्यूटर है वास्तव में तो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो अगला है द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो 0 और दोस्तों 1 जो है कोड रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ आपका 5वीं पीढ़ी में प्रयोग हुआ, ठीक है। 1990 के बाद जो भी पीढ़ी आई आपकी वो 5th जनरेशन की है, ठीक है। तो इसमें सभी अभी हमने देखा था ULSI अल्ट्रा लार्ज, जो भी आपकी जो इसमें यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर जो हमने इससे पहले देखा था, इसका प्रयोग जो है इसमें किया गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोस्तों आपका ENIAC। तो ENIAC जो है 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मचुली द्वारा जो है निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। ENIAC का पूरा नाम भी दोस्तों आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है इसे कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। तो ये जाता है दोस्तों आपका JS किल्वी और रॉबर्ट न्यू, अभी हमने देखा था। अगला है, निम्न में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो विप्रो दोस्तों जो है यह भारत में विकसित नहीं है। बाकी परम, पेस और अनुपम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। इम्पोर्टेंट है। जो अनुपम है दोस्तों, यह जो है बार्क जो आपने अभी पढ़ा था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसके द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। जो परम जो कंप्यूटर है दोस्तों आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? जो डैक कंपनी आपकी सी डैक एक कंपनी है पुणे महाराष्ट्र में, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो बेंगलुरु को जो है दोस्तों सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों सी-डैक का संबंध है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो सी-डैक का कंप्यूटर किससे है? कंप्यूटर से जो है इसका संबंध है, ठीक है। सी-डैक का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका निम्न प्रयोगों से। तो जो है दोस्तों IC चिप का प्रयोग है, जिसके कारण जो है आधुनिक जो कंप्यूटर है वो जो है किसका, उनका साइज और आकार में जो है क्या हुआ, कमी हुई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो सभी को पता है पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने जो है सबसे पहले बनाया, ऑप्शन नंबर सी। तो 1842 में, इससे पहले हमने चर्चा कर ली है। अगला है, IC चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पर जो है सबसे पहला, जो इनमें से आंसर जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है दोस्तों वो 1939 में जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफर्ड वेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, जिसे एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर ABC कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ABC कंप्यूटर जो है संसार का पहला डिजिटल कंप्यूटर, आपको याद रखना है। और 1946 में दोस्तों जो है अमेरिका वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मचुली ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, ENIAC है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा? तो अभी हमने व्याख्या की थी, तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है सी-डैक, ठीक है, परम
100 इसका नाम होगा शायद, है ना, पुणे द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। तो ये फ्लो सॉल्वर दोस्तों जो है भारत में बना सुपर कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट है। नाल कंपनी है दोस्तों आपकी जो एक है इंडिया में, नाल बेंगलुरु द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जाना पड़ेगा स्लाइड नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर जूम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूनिवेक कंप्यूटर जो है दोस्तों, इसे जो है बिजनेस पर्पस के रूप में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है तो परम जो है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन दोस्तों आप एक बार देख लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुराह अविकल्पित विकसित किया, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है। इयान बलकुट ने दोस्तों फर्स्ट क्रोनशिप की उत्पत्ति की। तो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। अगला है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो जो पहले डिजिटल जो कंप्यूटर थे उनमें जो है वॉल्व, ठीक है। जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था दोस्तों आपका फर्स्ट पीढ़ी में, उनमें आपको पता है उसमें किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, वॉल्व का। ट्रांजिस्टर का प्रयोग आप सभी को पता है सेकंड पीढ़ी में किया जाने लगा। अगला है दोस्तों, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप को जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, अबेंडेंट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल हम जाएंगे इसका ऑप्शन में। तो ये कहते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया। तो आप राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, चौथी पीढ़ी, ठीक है। अगला है, उन्नत तकनीकों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में थी दोस्तों। तो ये था आपका पाँचवीं पीढ़ी में, ठीक है। अगला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनए का आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था कोलोसस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो पीडीए यह जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी क्रे, एका और परम तीनों सुपर कंप्यूटर है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो दोस्तों बहुत बार हमने जो है इसके बारे में चर्चा की थी। तो कौन सा था आपका, तो ये है आपका, किसने बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो एकीकृत परिपथ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था। तो पास्कल लाइन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये दोस्तों पहली पीढ़ी में, ठीक है। यूनिवैक में कंप्यूटर का उपयोग तो कौन सी है दोस्तों, यूनिवैक जो है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। तो ये है आपकी आर्टिफिशियल एआई, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी में जो है एआई का प्रयोग अब जो है किया जाने लगा है। आप देख सकते हैं आजकल जो है कई सारे ब्लॉग जो बन रहे हैं, बंदर ब्लॉग है, अलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या नहीं बन रहा है इससे। अगला प्रश्न दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था। तो ये है आपका दूसरी पीढ़ी, ठीक है। सी है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों जो है सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। और दोस्तों 48 जो आपका राइट आंसर है। आधुनिक में तीव्र मेनफ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों, आप संख्या जो है इसे पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके किससे संबंधित है। तो ये जो प्रश्न थे दोस्तों आपके, ये है
कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ठीक है, तो जो भी आपके पहली पीढ़ी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उनसे संबंधित 50 क्वेश्चन थे। तो बाकी दोस्तों अगले जो प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कार्यों के सिद्धांत। अगला है आपका कंप्यूटर से संबंधित सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, तो कार्य क्या क्या है उनसे संबंधित प्रश्न अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा दोस्तों, तो ये सारे हैं सीयू, प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों आप सभी को पता है, रैम रोम जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क, दोस्तों आप सभी को पता है सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीपीयू के कार्य है दोस्तों, तो ये जो सारे कार्य है सीपीयू के हैं क्या क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना और डाटा को तत्काल रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना, आदेश देना, ये सारे काम किसके हैं, सीपीयू के हैं। तो ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बहुत बार पूछे गया है। इसका काम क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों, इनपुट। ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर बिल्कुल धमाकेदार सीरीज के साथ। तो दोस्तों सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो ये है दोस्तों आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो एएलयू जो है क्या करता है, आकलन। अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर कहाँ पर होता है दोस्तों, सीपीयू में होता है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कौन सा है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है। अगला है सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधि को समन्वित तथा नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जहाँ पर आपका नियंत्रित वाला सवाल आ गया, मतलब नियंत्रण जहाँ पर आपको दिखा, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके क्या करना है, सीधे सीयू कंट्रोल यूनिट में टिक लगाना है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 13 है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। बी क्यों नहीं है, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर, तो स्टोर का काम किसका होता है दोस्तों, स्टोर का काम होता है रैम और रोम का, तो बी इसलिए इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, स्टोर का काम किसका होता है, मेमोरी का, तो इसलिए ए और सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सभी लॉजिकल, जो भी है लॉजिकल वाला आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है दोस्तों, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो जो मदरबोर्ड है दोस्तों उस पर सीपीयू और दूसरे पुर्जे जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है सिस्टम बस कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला है मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी दोस्तों जो है एक टाइपिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है, तो मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं तो कनेक्टर्स। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बायोस का पूरा नाम क्या है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे आप देख लेना, इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। रोम को कहते हैं, तो रोम का पूरा नाम सभी को पता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली का, तो रोम कैसी मेमोरी है,
नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, इसमें जो है डाटा आपका स्टोर रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और रैम आपकी कैसी मेमोरी है, रैम आपकी जो है वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है, जिसे जो है अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो है डाटा स्टोर नहीं रहता है, बिजली के जाने पर जो है डाटा उड़ जाता है, किसमें, रैम में, ठीक है, जबकि रोम में डाटा स्थायी रहता है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, तो ये है दोस्तों आपका बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सीपीयू के घटक कौन से हैं, तो कौन कौन से घटक है सीपीयू के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो दोस्तों सीपीयू के घटक हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन सा है दोस्तों, शुद्धता, ठीक है। अगर कंप्यूटर त्रुटि कम करेगा तो उसकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो ये है आपका इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। तो ये है दोस्तों, आप याद रखना, इस सिस्टम को आप याद रखना। सबसे पहले जो है आपके कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है, फिर उसके बाद जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, स्टोर के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद कुछ क्या होता है दोस्तों, डी कोडिंग हो जाता है, जिससे जो हो डाटा आपके आउटपुट के रूप में जो है आपको प्राप्त होता है। उसके बाद कंट्रोल जो भी आपका है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, मतलब सेव करना है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस। तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए दोस्तों फाइल, तो आप फाइल को सिलेक्ट करोगे ना जब आप प्रिंट करोगे, तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट होगा, फाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, ये इसमें तो आप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टाइप के एग्जाम में जो है बन सकता है आपका, जो है दोस्तों, जो आपकी जो मेमोरी है जीबी केबी एमबी में है, उसका जो है आपको क्या करना है, क्रम लगाना है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर ये कौन सा आ गया, ये तो कुछ अलग ही आ गया, चलो देखते हैं इसके बाद। अगला है दोस्तों, ये है कंप्यूटर का, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो क्रम है आपका ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा किलोबाइट, ठीक है, फिर आएगा एमबी, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर आएगा टेराबाइट, केबी एमबी जीबी टीबी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है, तो ये है ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है, तो बहुविकीयता। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलित बनाती है, तो कौन कौन सी क्षमताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल और साथ ही जटिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि जो इसकी एक विशेषता नहीं है, बाकी एक्यूरेसी, बहुआयामी प्रतिभा, गति, ये सारी जो इसकी विशेषताएं हैं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में संदर्भित करती है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है स्वचालन। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला है प्रोसेसर की गति मापने के लिए उपयोग होता है, तो बी, ठीक है, क्लॉक स्पीड, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना। कंप्यूटर का कौन सा भाग हिस्सा मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है, तो यह दोस्तों आपका सीसीयू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से क्या कंप्यूटर की अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है, तो यह आपका वर्सटिलिटी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू और आईओ के बीच के संकेतों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है अलग है, आउटपुट यूनिट, ठीक है। सीपीयू में दोस्तों आपका एएलयू भी दिखेगा, कंट्रोल यूनिट भी दिखेगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेम ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको दिखेगी, जो आपका आउटपुट यूनिट है ये आपको नहीं दिखेगा, तो डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आइए, जब इससे पहले जो है कुछ
दिखा था। हम तो हाँ, ये हमने जो है इसका जो है ये स्लाइड हमने जो है कंप्लीट कर दी है, ये 2 बार रिपीट हो रखी है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों। अगली स्लाइड जो है हमारी, तो ये है हमारी अगली स्लाइड, ठीक है। 41 जो प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर के मस्तिष्क से भी जाना जाता है। तो सभी को पता है किसे जाना जाता है, CPU, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कंप्यूटर की सिस्टम का मस्तिष्क होता है, तो CPU। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृत सहित उच्च स्केलेटिबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो HDFS, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रोसेसर के निम्न में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, कैश, ठीक है, कैश मेमोरी। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका है दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिस गति से कोई निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका क्लॉक स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। 48 है, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल बस, ठीक है। CPU का घटक दोस्तों रजिस्टर भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, कंट्रोल बस आपका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कोर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, फिर दोस्तों जो है आपका जो भी कंप्यूटर के कार्य है CPU से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा कर दी है। अब इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, ठीक है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर है उससे संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला ही दोस्तों जो प्रश्न है आपके सामने वो है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करते हैं, तो किसके माध्यम से, बसेज, ठीक है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट जो उपकरण है वो जो है बसेज के माध्यम से जो है ट्रेवल करते हैं। कंप्यूटर का घटक पटल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, ठीक है। आपको याद रखना है मदरबोर्ड के बारे में दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड जो है प्लास्टिक का बना PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। तो अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है CPU UPS का तात्पर्य है, तो इसका है दोस्तों कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो आपने UPS पढ़ा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बहुत बार जो है इसकी क्या पूछी जाती है, जो इसकी जो है ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। ये कंप्यूटर को क्या करता है, बिजली सप्लाई करता है ना। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है दोस्तों IBM कंपनी को, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है कि IBM के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग होता है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो UCB पोर्टल, जब आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, UCB पोर्टल, और UCB का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है पैरेलल पोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कंप्यूटर के USB से किसे नहीं जोड़ा जा सकता, तो पता नहीं आपको, तो देखिए प्रिंटर को भी जोड़ा जा सकता है, माउस को भी, पेन ड्राइव को भी। जो हार्ड डिस्क है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ये है दोस्तों कंप्यूटर, अगला प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इसका नाम है दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई,
ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई ये क्या करता है, कंप्यूटर में ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट की जो है क्या करता है, सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, ये व्याख्या है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, MIPS में मापा जाता है। ठीक है, MIPS का पूरा नाम क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। ठीक है, कंप्यूटर की गति को जो मापा जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसको भी आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्टल जोड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, मीडी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं तो कौन करते हैं, आपका स्लॉट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका सिस्टम यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, UPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई जो इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IC चिप सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दोस्तों ये क्या आपकी विंडो है ना, सॉफ्टवेयर है। बाकी आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU के आपके सारे हार्डवेयर है, इसे आप देख लेना। अगला है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है। तो ये आपका मॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। ठीक है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों आपका, तो मुख्य मेमोरी है। ठीक है, तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है, बिल्कुल मुख्य मेमोरी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली जो स्लाइड है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से निम्न में से समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पर पहचानने हैं। तो प्रिंटर, स्पीकर, तो स्पीकर दोस्तों आपका आउटपुट है, जो आपको आउटपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो प्रिंटर आपका क्या है, प्रिंटर देखिए दोस्तों, प्रिंटर आपका आउटपुट देता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर भी आपका आउटपुट देता है, नहीं स्कैनर आपका इनपुट है। तो जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये क्या आपके इनपुट डिवाइस है। शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। PC का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर। अगला है, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो ये है USB। ठीक है, CPU, रैम, रोम जो इसके भाग है, USB नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फीडबैक का अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है, फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर सी है। तो सी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से 3D प्रिंटिंग तकनीक को किसने विकसित किया था। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक जो है दोस्तों, तो ये आपका चार्ल्स हल। माइक्रो प्रोसेसरों के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, हमने देखा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है 4th जनरेशन में जो है इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस GUI निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो चौथी पीढ़ी में दोस्तों जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका प्रयोग किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या अंतर है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक टेक्नोलॉजी हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस है, बिल्कुल एडवांस है दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, परम सुपर कंप्यूटर की पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो परम जो है दोस्तों आपका 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है ना। तो सुपर कंप्यूटर का विकास आपने देखा होगा 5वीं जनरेशन में हुआ, तो परम जो है इसी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है दोस्तों आपका, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। तो बार कोड। ठीक है, अगला है, UPC इसका पूरा नाम आप देख लेना। निम्न में से किसने
लेज़र का आविष्कार किया? तो थियोडर मैनन जो है दोस्तों, मैमन, ठीक है। लेज़र का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। अगला है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपका लेज़र बीम। अगला है डीपीआई दर्शाता है, तो डॉट पर इंच, ठीक है। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है तो उसे कहते हैं दोस्तों माउस पॉइंटर या कर्सर। तो दोस्तों ब्लिंक करती हुई जिसे कर्सर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर से संबंधित प्रश्न है। अगला है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो देखते दोस्तों कार्ड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए टैब बटन जो है आपके कंप्यूटर में वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो टैब बटन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एक तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, मतलब दूसरा है टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, और डायलॉग बॉक्स में विकल्पों का चयन करने के लिए। तो तीनों जो है टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक टैब बटन कंप्यूटर में, जिसके पास हो उसने देखा होगा। अगला है दोस्तों कि कंट्रोल ऑल्ट और डेल, ठीक है, एक साथ प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? पता है, अब यदि आपने इन तीनों का एक साथ प्रयोग किया तो इससे क्या होता है? आपका कंप्यूटर जो है रीसेट होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर जो है दोस्तों आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? माइकर। तो आपको याद रखना MICR का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है दोस्तों बैंकों में किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल अपने माइंड में जो है इसे आपको याद रखना है। बाकी आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं लास्ट के। अगला है वस्तुनिष्ठ और उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है जो आपकी जो है दोस्तों आजकल OMR चली है ना। तो OMR का जो पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको पता है वो जिसको पता है तो वो भी देख ले, जिसको नहीं पता है वो तो याद कर ले। अगला है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, तो फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो सभी से, ठीक है, डॉट पिच से भी, रिजोल्यूशन से भी, और रिफ्रेश रेट से भी। बाकी दोस्तों आप व्याख्या भी देख सकते हैं। इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो बताना है। 3, कितने रंग होते हैं दोस्तों? 3। इंक जेट प्रिंटर में जो है कितने होते हैं? पहला होता है मूल रंग, जो कौन कौन सा होता है? लाल, नीला और पीला, ठीक है। तो इंक जेट प्रिंटर में जो है लाल, नीला, पीला, इन 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और अवशोषित स्याही, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर आपके सिलेबस में है, तो आप देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो लेज़र प्रिंटर के बारे में ये है, आप देख सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ये है आपका प्रचलन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यंत्र सामग्री नहीं है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, कौन सा है आपका? मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों आप देख लेना कौन कौन से यहाँ पर है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, इनपुट, ये तीनों क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जबकि जो फ्लॉपी और मेमोरी के उदाहरण है, जबकि CD और फ्लॉपी जो है दोस्तों ये आपका किसका है? एग्जाम्पल है, ये आपका मेमोरी है, ठीक है। और मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर और प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है। तो ये आपके किसके हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। अगला है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का, ठीक है। तो
प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से बहुत बनेंगे, बस आपको जो है ध्यानपूर्वक जो है देखना है। इन्हीं में से आपके प्रश्न बनेंगे क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में आ रखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न भी आपके 1000 से लगभग ऊपर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो सारे जितने भी टॉपिक है आपका कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, जो भी आपके टॉपिक है 15-20 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ से जो भी आपका एग्जाम है अच्छा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो प्रिंटर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, निम्न में सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? कीबोर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, तो ये बनाते हैं डाटा देखना और प्रिंट करना। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आप पढ़ लेना। अगला है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो प्रिंटर द्वारा। अगला है, निम्न में से केवल इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों आपका? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन्हें आप जो एक बार अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कैनर स्कैन करता है, तो क्या स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। ठीक है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक आपने देखा होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी क्या है दोस्तों? प्रिंटेड आउटपुट। आपने देखा होगा हार्ड कॉपी कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं, तो मॉडिफायर की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 100% एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी उत्पाद पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, तो ये कहते हैं बार कोड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फाइल बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। अगला है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कंट्रोल का। ठीक है। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक। MICR का उपयोग किस में किया जाता है? बैंकिंग में। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस दोस्तों सभी को पता है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड और माउस। अगर आपके ऑप्शन में माउस भी होगा तो दोनों आपको करना है। सबसे ज़्यादा जो है इनका प्रयोग किया जाता है आधुनिक काल में। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग जो है लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो माउस। ठीक है, माउस और प्रिंटर। माउस, कीबोर्ड अगर यदि आपके आए तो आपको दोनों में से, अगर दोनों आए तो दोनों को सिलेक्ट करना है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति है? तो ये है दोस्तों डिजिटल कैमरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है माउस का, फिर उसके बाद होता है प्रिंटर का। ठीक है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? आइए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक समांतर पोर्ट किस में इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन में मुद्रक और प्रिंटर में। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो रिजोल्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो क्या कहते हैं? तो ये है वेब कैम्स। ठीक है। OCR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आपको देखना है। तो यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट है। अगला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस। ठीक है, आपको याद रखना है। बैक स्पेस का प्रयोग जो है दोस्तों डिलीट करने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा, यदि आपने देखा होगा कीबोर्ड में, तो एक बैक स्पेस का बटन रहता है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिलीट करने के लिए। तो अगला है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजों के नंबर जल्द टाइप किए जा सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो डायगोनली में मापा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, का प्रयोग हाथ से लिखे मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो स्कैनर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर
उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो ये है दोस्तों आपका मॉडेम। ठीक है, मॉडेम आपका आउटपुट भी है और इनपुट डिवाइस भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये आपका डगलस एंजलबर्ट, आपको याद रखना है। अगला है इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? तो कौन सा है? माउस जो है दोस्तों आपका पॉइंट भी आप करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं। ड्रॉ का मतलब आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक के बाद आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट के बाद आप दूसरी फाइल में उसको पेस्ट करते हैं, ये ड्रॉ है। और दूसरा आप स्क्रॉल भी करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, दूसरा अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसमें केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो आपको छांटना है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा कर देती है? ठीक है, तो कौन करता है? डिलीट। तो डिलीट कुंजी है। अगला है ट्रैक बॉल, उदाहरण है दोस्तों, तो किसका है? आपका पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला है माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो एक क्या दिखाई देता है दोस्तों? विशेष प्रकार की मेन्यू दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों 97 आपकी यहाँ पर स्लाइडें हैं, अभी हम जो है 22 में है, तो बिल्कुल आप जो है इसे अच्छे से देखें। अगला है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? तो यह है स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो माउस के बटन में आपने देखा होगा एक टायर टाइप का, छोटा सा टायर टाइप का जो है एक बटन रहता है, गोल गोल टाइप का, तो घूमता रहता है ना, उसका काम क्या होता है? स्क्रॉल करने का। अगला है सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। अगला है दोस्तों डम्ब टर्मिनल है, तो डम्ब टर्मिनल क्या है? आपका एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। फिर से आया दोस्तों आउटपुट डिवाइस का आ गया, तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला है दोस्तों कि कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? तो ये दोस्तों स्पीकर आपका हेडफोन है, इससे आपको बाहर आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब क्या है? आउटपुट है। ठीक है, निम्न में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है दोस्तों, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है दोस्तों? बार कोड रीडर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का जो एग्जांपल था आपका बार कोड रीडर था। अगला है निम्न में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? तो कीबोर्ड और माउस दोनों जो है दोस्तों क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस की जो खोज है किसने की दोस्तों? तो डगलस एंजलबर्ट। आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आपका, इसका राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मॉनिटर मोटी कांच की ट्यूब से बना है जिसके कारण एक परिणाम आंतरिक सतह पर फॉस्फोरस की कोटिंग के साथ स्मूथ स्क्रीन हो जाता है? तो अभी दोस्तों यूपी पीसीएल में पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है, तो सीआरटी ऑप्शन नंबर सी है। अगला है दोस्तों साउंड कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के निम्न में से किस ऑपरेशन का एक भाग है? तो आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली जो हमारी स्लाइड है दोस्तों बिल्कुल आपके सामने है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट इकाई नहीं है? तो आपको याद रखना है माइक्रोफोन। ठीक है, बाकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आपका क्या है? आउटपुट इकाई नहीं है, इनपुट इकाई। ठीक है, निम्न में से कौन एक विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की क्लियरिटी और शार्पनेस को निर्धारित करता है? तो ये करता है रिजोल्यूशन। अगला है दोस्तों वीडियो स्क्रीन पर, तो इस वीडियो स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है जॉयस्टिक का प्रयोग जो है खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। अगला है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों असंगत विकल्प का चयन करना है आपको, तो देखिए दोस्तों आपका बी है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, बाकी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो वीडियो दोस्तों लंबी होने वाली है बिल्कुल। निम्न में से किसमें लेजर होता है? तो सीडी ड्राइव, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है
जो उपयोग, इसे आप रहने दीजिए, आपके काम का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब कीबोर्ड पर एक कुंजी दबाई जाती है तो की स्ट्रोक को संबंधित बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है ANSI। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोड़कर निम्न में सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस आपका बहुत बार पूछा गया है, स्पीकर्स। ठीक है, कीबोर्ड माउस उदाहरण नहीं है, छोड़कर है ना, नहीं बताना आपको है ना। स्पीकर्स के आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डम्ब टर्मिनल के पास टर्मिनल और होते हैं तो क्या होता है? कीबोर्ड। डम्ब टर्मिनल के बाद टर्मिनल और कीबोर्ड होता है, तो देख लेना आप। अगला है, गलत कथन आपको बताना है। तो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी आप इनको देख लेना। बाकी क्या है दोस्तों, संसाधन किसी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य करने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कंट्रोल और शिफ्ट दोस्तों मॉडिफायर कुंजी है। तो टॉगल कुंजी कौन सी आपकी? कैप्स लॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बिल्कुल कैसे? डायरेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? अब आता है दोस्तों आपका मेमोरी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी। CD रोम, तो दोस्तों इसका जो है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। तो CD रोम का पूर्ण रूप है दोस्तों कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह जो है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है ना। UV का प्रयोग जो है इसी में किया जाता है, अल्ट्रावायलेट का, है ना, इसी में प्रयोग किया जाता है CD रोम में। ठीक है, डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप स्टार लगा सकते हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? तो सर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सारे मेमोरी के टाइप है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो कंप्यूटर में दोस्तों जो है प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण है। तो मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से? आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के आपके एग्जाम्पल है। CD और DVD दोस्तों जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, और जिसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। लेज़र बीम का प्रयोग किस में किया जाता है? CD और DVD में। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो सर्वर क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल जो है इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, अभी हम जो सीरीज है 24 में हम चल रहे हैं, अब आएगा 25। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 आएगा दोस्तों आपका। तो 25 है दोस्तों आपका, ऐसा है। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है। तो टेप क्या है दोस्तों आपका? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे बने हैं, तो आप देख लेना है, आपके है नहीं पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तो जब आप पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है? तो रैम में। ठीक है, अस्थायी रूप से, है ना, लाइट चली जाएगी तो मतलब उड़ जाएगा। तो रैम क्या है दोस्तों? रैम एक जो है वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब अस्थायी। ठीक है, जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप और डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकते हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका चिप। ठीक है, VLSI ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम और रैम जो है इसके एग्जाम्पल है। अगला है दोस्तों, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर ए है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है। मेमोरी
वो प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज़ मेमोरी दोस्तों आपकी कैश मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। सबसे तेज़ मेमोरी आपकी आती है रजिस्टर, आपको याद रखना है रजिस्टर जो है आपकी सबसे तेज़ मेमोरी है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है कैश। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में यदि कैश होगा तो आपको कैश करना है, यदि दोनों है तो आपको रजिस्टर पे टिक करना है, क्योंकि सबसे तेज़ मेमोरी आपकी कौन सी है, रजिस्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली जो स्लाइड है दोस्तों, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है दोस्तों, एक तो पेन ड्राइव जो है हटाई जाने वाली जो है सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो आपके बाहर से लगाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी क्या रहती है, जो आपके कंप्यूटर में अंदर रहती है। ठीक है, तो जो जिसे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं वो क्या होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं, तो उच्च गति स्मृति। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका, एक इसमें होते हैं रोम और ईप्रोम में। तो रोम और ईप्रोम में किसका प्रयोग किया जाता है, रजिस्टर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। रोम या ईप्रोम में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिमिक है, तो क्या है, CD ROM। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कौन सा है आपका, रोम, ऑप्शन नंबर ए। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि CD पर आप कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना और लिखना। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो ये है कैश मेमोरी। ठीक है, सबसे कम एक्सेस टाइम इसका। वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, आपका डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है, तो ये कहलाता है एक्सेस टाइम। अगला है इनमें सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है CD ROM रैम। सबसे तेज़ मेमोरी आप सभी को पता है कौन सी होगी आपकी, कैश स्मृति। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कैश भी आ रखा है, रजिस्टर भी आ रखा है। तो मैंने आपसे कहा था यदि रजिस्टर और कैश आए तो आपको क्या करना है, रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर सबसे तेज़ है। यदि आपको ऑप्शन में रजिस्टर ना दिखे तो आपको कैश में टिक करना है। ठीक है, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा सबसे तेज़ मेमोरी आपकी कौन सी है, कैश है। तो कैश वहाँ पर है जहाँ पर आपके ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है। यदि आपके ऑप्शन में रजिस्टर भी दिया है तो आपको रजिस्टर टिक करना है, क्योंकि सबसे तेज़ होती है रजिस्टर। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों स्टोरेज क्षमता। अगला है दोस्तों CD ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो CD ROM, तो ये है आपका CD ROM का राइट आंसर है आपका कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी। अगला है दोस्तों वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जा सकता है और प्रयोक्ता परिवर्तन चेंज या मिटा नहीं सकते। मतलब मेमोरी में निर्माण के समय जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसे ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, तो केवल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है। रैम अस्थायी मेमोरी है, क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो लाइट चले जाने पर क्या हो जाता है, तो इसे रीड या राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, तो कौन सी मेमोरी है, तो ये आपकी जो है रोम है, EEPROM रोम का भाग है, और EPROM। ठीक है, तो तीनों आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन से कथन सही है, तो सही कथन आपको बताना है। तो
केवल दूसरा है दोस्तों कि समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, पहला गलत है आपका। अगला है, निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। कैश मेमोरी के मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एस रैम में का उपयोग किया जाता है। अगला है, एस रैम में जो है दोस्तों कैश जो स्मृति है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? एस रैम में। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है तो देखते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें ऑप्टिकल मेमोरी क्या है दोस्तों? तो सी डी रोम। अगला है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी कंप्यूटर मेमोरी मापन इकाई है? तो ये आपकी जेटा टाइप। ठीक है, जेटोटाइप नहीं जेटोबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? आपका बिट। आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल कंप्यूटर मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजर और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये आपका फ्लैश मेमोरी है। आपको याद रखना है 1 गीगाबाइट जो है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो होता है दोस्तों ये होता है, आपको ये संख्या याद रखनी है। इतना लंबा संख्या कौन याद रखेगा, फिर भी जो है दोस्तों आप जो है इसे याद रखना, बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकता है। यूके ट्रिपल एसएससी के फेवरेट प्रश्न इसी प्रकार के रहते हैं। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान रैम से प्राप्त डेटा को संग्रहित करने के लिए सीपीयू सबसे तेज मेमोरी का उपयोग करता है। उस मेमोरी का नाम क्या है दोस्तों? इस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम होती है जिसमें होता है बूट फॉर्मवेयर। मेमोरी मैप्ड में के आई ओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आपका काम का नहीं है। अगला है दोस्तों, वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है? तो ये आपका सिलिकॉन। एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च क्या है? आपका मैग्नेटिक टेप में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वो है, निम्न में से कौन सी रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है? तो रीड ओनली मेमोरी का प्रकार कौन सा है दोस्तों आपका? तो आपका दोस्तों पी रोम भी है, ई पी रोम भी है और एम रोम। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है दोस्तों कि मेमोरी डिवाइस जो ई प्रोम के समान है लेकिन प्रभावशाली में भिन्न है, तो कौन सी है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैश मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप बिल्कुल पहला और दूसरा कथन सही है। सबसे तेज है कैश मेमोरी, क्विक एक्सेस तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाली डेटा को संग्रहित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा सही है। अगला है दोस्तों, अभिकथन और कारण जो भी है आपके, तो एसएसडी की तुलना में तेज डाटा एक्सेस प्रदान करता है। कारण है कि एसएसडीएस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं जबकि एचडीडीएस यांत्रिक भागों और मैकेनिकल पोर्ट्स पर निर्भर करते हैं। तो 46 का देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोले तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है व्याख्या सही नहीं है। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव का स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? तो 2025 में पूछा गया है यूपीएससी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका वर्चुअल मेमोरी। अगला है, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती, तो डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मापन की इकाई आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बिट बराबर दोस्तों एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। एक बिट बराबर होता है जो 0 और 1 जो आपकी बाइनरी डिजिट है उसके बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट बराबर होता है दोस्तों एक निपल, और 8 बिट बराबर होता है दोस्तों एक बाइट। एक बाइट बराबर होता है दोस्तों 8 बिट। 1 KB 1024 बाइट
बाकी ये है दोस्तों GB, TB, BB, EB, ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। बस आपको याद कैसे रखना है, आपको ये नहीं रखना, आप सभी को पता है 1024 होगा, तो सब में 1024 कॉमन है। आपको क्या याद रखना है, KB के बाद आएगा आपका MB, इस प्रकार से आपको याद रखना है। MB के बाद आपका आएगा GB के बाद आपका आएगा TB के बाद दोस्तों आपका आएगा PB के बाद आएगा आपका EB, और EB के बाद आपका ZB के बाद आएगा आपका YB सबसे बाद में आएगी, लास्ट में आएगी BB, सबसे लास्ट में कौन आएगी, BB। तो आपको याद रखना है बस, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्रम अपनी कॉपी में लिखना है और इससे रट्टा मारना है सीधे। तो बढ़ते हैं अगले, फिर अगला है दोस्तों, अगला टाइप है, अब है दोस्तों कंप्यूटर में पद्धति, है ना, जो बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये इसकी व्याख्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 KB बराबर होती है दोस्तों 1024 बाइट्स, ठीक है। अगला है कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट, दोस्तों आप सभी को पता है 1 मेगाबाइट जो है 1048,576, आपको ये संख्या याद रखनी है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं MB, ठीक है। तो MB के बारे में संपूर्ण जानकारी है, आप जो है याद रख सकते हैं। 8 बिटों के समूह को कहते हैं दोस्तों बाइट। बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। 4 बिट बराबर होता है दोस्तों 1 निबल, ठीक है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट बराबर 2 निबल, और 2 की घात 10 बाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 बाइट, जो 1 KB के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो D 256। अगला है इनमें से कौन से कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, तो D है दोस्तों, द्वितीय बाइनरी, ऑक्टल, और ये सारे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है बिट क्या है, तो बिट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो बिट है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, इसका पूरा नाम क्या है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, बिट। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो बाइट, जो शब्द की लंबाई जो है किसमें मापी जाती है दोस्तों, बाइट में, ये भी आपको याद रखनी है। शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, तो किस में मापते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, बाइट में मापते हैं। बिट का मतलब है दोस्तों बाइनरी डिजिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो बिट के बारे में आप देख सकते हैं, व्याख्या है। अगला है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये शायद पुलिस में भी देखा गया होगा। ASCII, इसका पूरा नाम क्या है, तो ये है दोस्तों आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो कितनी होती है, 64 बिट, ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो बाइनरी, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, एक MB का प्रयोग किया जाता है, MB किसके प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों B मेगाबाइट्स के लिए, MB का पूरा नाम क्या है आपका, मेगाबाइट्स है। अगला है 10 लाख बाइट लगभग होती है, तो किसके बराबर होती है, मेगाबाइट के। तो 1 मेगाबाइट बोला दोस्तों 10 की घात 20 बाइट के बराबर होती है ना। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, 1048,576 बाइट, लगभग 1 मिलियन बाइट, लगभग 10 लाख बाइट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो ये है दोस्तों TB, टेराबाइट। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, टेराबाइट, और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, KB, ठीक है आपको। तो अगला है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको बताना है बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे छोटा आप सभी को पता है दोस्तों KB आएगा, KB के बाद GB, KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB, KB MB GB TB, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कंप्यूटर संक्षिप्तार KB का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो किलोबाइट, किस प्रकार के नाम है। तो बढ़ते हैं अगले, जो भी है आपका अगला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका यूनिकोड, ठीक है।
जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, यूनिकोड। अगला है कंप्यूटर में निब्बल कितने बाइट को निरूपित करता है, तो निब्बल होता है दोस्तों आपका कितने बाइट के बराबर, 4। ठीक है, ये 4 बाइट बराबर होता है एक निब्बल, आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों आंकड़े आपके। बाइनरी संख्या दोस्तों आप सभी को पता है 0 और 1, आपको याद रखना है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी टेराबाइट। अगला है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट दोस्तों 1024 MB। ठीक है, तो GB से पहले जो आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है 2, 0 और 1। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, तो किसमें की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना, तो ये की जाती है दोस्तों बिट में, आपको याद रखना है। षोडश आधारित संख्या 816 का दशमलव है, तो ये देख लेना आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दशमलव संख्या 23 का बाइनरी समतुल्य क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, निम्न 4 बिट नंबरों में से कौन सा अपने 2s कंप्लीट के बराबर होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो डेसिमल, ये कंप्यूटर मापक इकाई है तीनों। ठीक है, अगला है दोस्तों डेसिबल एक्सप्रेशन, तो ये भी आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइनरी संख्या 1011 1101 को उसके दशमलव समकक्ष में बदले, तो कैसे बदलते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 13 5। ठीक है, ऑक्टिकल संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, तो ये इसके बराबर होती है बीसीडी जोड़ते समय एकल बीसीडी अंक में अधिकतम कितना मान दर्शाया जा सकता है, तो 10। कुछ प्रश्न आपको यहाँ से स्किप भी करने हैं, जैसे ये प्रश्न है, बाइनरी में ऑपरेशन का परिणाम क्या होता है, तो ये तो ASI दोस्तों ये आप देख लेना है ना। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप देख लेना। तो बढ़ते हैं अगला, फिर दोस्तों अब आके आपका कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स क्या है दोस्तों, आपको बताना है लिनक्स। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एग्जाम में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। CAD क्या है दोस्तों, CAD का तात्पर्य क्या है, तो यह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है दोस्तों, आपके जो भी आपके कौन सा है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो इन सभी का किया जाता है, आप देखिए ना। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है दोस्तों आपका, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो क्या कहा जाता है, बग। ठीक है, कंप्यूटर में जो अशुद्धि है उसे बग कहा जाता है। और जैसे आप कंप्यूटर में जो अशुद्धियों को सुधारेंगे दोस्तों, से क्या कहेंगे, डीबगिंग। ठीक है, असेंबलर का कार्य क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। तो असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को जो है आपकी मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो ये बहुत ही बार पूछा गया, देखिए उत्तराखंडी PCS में 2005 में पूछा गया है, तो इसे भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए किस प्रोग्राम का, तो ये दोस्तों आपका पेज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर बग है ना, सॉफ्टवेयर में जो पाई जाने वाली जो त्रुटि है उससे उन त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना क्या कहलाता है दोस्तों, डीबग कहलाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पैच। ठीक है, पैच के द्वारा जो है इन्हें ठीक किया जाता है, और इनको ठीक करने के लिए क्या कहा जाता है, डीबग। बैकअप कहलाता है दोस्तों आपका मूल स्रोत से अगला डॉट कॉपी कर सुरक्षित रखना। अगला है दोस्तों कि अनुदेश का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। अगला है कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है, तो ये बूटिंग द्वारा।
ठीक है। बूटिंग सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के बाद आप करते हैं ना अपने कंप्यूटर को बूट, तो कंप्यूटर सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर सही से वर्क कर रहा है नहीं, तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, बूटिंग। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, अगला है आपका दो या दो अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोसेसिंग। MS वर्ड उदाहरण है दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बढ़ते हैं, ग्रोपवेयर क्या होता है दोस्तों, आपका सॉफ्टवेयर है। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है। अगला है GIF का आशय क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। सी भाषा है दोस्तों आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, तो सांख्यिकी क्षेत्र में। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों में, तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न आप एक बार रीड कर लेना। ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, तो GUI आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल पेज में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है, तो ये कहलाता है आपका कंपाइलर। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, सॉफ्टवेयर। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं दोस्तों आपका यूज़र फ्रेंडली। तो यूज़र फ्रेंडली किसे कहते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं उसे क्या कहेंगे, यूज़र फ्रेंडली। ठीक है। अगला है दोस्तों, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, तो क्या टेस्ट करता है, तो पोस्ट टेस्ट करता है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो बूट रूटीन है दोस्तों कौन सा टेस्ट करता है, पोस्ट टेस्ट करता है। इसका पूरा नाम क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद इसमें दिया हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो नहीं दिया है, तो इसका जो भी नाम है आप देख लेना पोस्ट का, कई बार जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 15% बैटरी। तो अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है और प्रश्नों की संख्या दोस्तों बहुत है अभी। अगला है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं, तो प्रोग्राम कोड कहते हैं। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बना है दोस्तों आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामर। ठीक है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो करता है दोस्तों आपका इंटरप्रेटर। याद रखना है। पोस्ट का पूरा नाम दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है, पोस्ट का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ओपन सोर्स। ठीक है। अगला है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो उसे जो दोस्तों आप कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। कंपाइलर है दोस्तों, कंपाइलर क्या है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर में जो हाई लैंग्वेज है उसे मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, कंपाइलर। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों ये है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। बाकी दोस्तों एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट। ऑप्शन नंबर सी, वह भाग जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है। तो मशीनी भाषा, जो कंप्यूटर है आपका सिर्फ एक ही भाषा समझता है। कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी भाषा डाल दो, ठीक है, वह कौन सी भाषा बदले समझेगा, सिर्फ जो उसकी मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज का सबसे पहला प्रयोग किया गया था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आपके सामने है, एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, तो वेब होस्टिंग। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। अगला है दोस्तों कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक समय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप देख लेना सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, तो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है, किसका है, तो यह दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। तो डिवाइस जो स्विच है वो किसका है, स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग एंड्रॉयड जो है दोस्तों आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों। अगला है दोस्तों एडोब पीडीएफ दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए, तो व्यू फिट पेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, तो लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से ओएस क्या नहीं है, क्या नहीं करता दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता आपका, तो वायरस सुरक्षा और प्रबंधन ये इसके कार्य नहीं है। बाकी फाइल प्रबंधन सुरक्षा करना ये भी है, प्रतिक्रिया प्रबंधन और तुल्यांकन करना, मेमोरी प्रबंधन और सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। वायरस सुरक्षा इसका कार्य नहीं है, भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है, लोडर, लिंकर, या इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों हम बताएंगे आपको, तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही है, लोडर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि सबलाइम टेक्स्ट क्या है, तो 51 है, सबलाइम टेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका, तो राइट आंसर है कोड मार्कअप और प्रोज के लिए, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो ये आपका रॉकेट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों आपका, एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रोग्राम समूह है, तो सी एक्सेस सीरीज दोस्तों एक प्रोग्राम समूह है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपने पढ़े होंगे, तो उन्हें आप एक बार देख लेना, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। ओरेकल दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी लिनक्स विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र मॉडल है, तो यह दोस्तों आपका एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है स्पाइरल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया, तो बैरी बोहम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो लगता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप उसी पे ध्यान देना, बाकी अदरवाइज जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, तो ये दोस्तों आपका थ्रेड। अगला है INF फाइल प्रोसेसिंग फंक्शन सेटअप और इंटलेक्शन क्रियात्मक प्रदान करता है, जिसमें निम्न में से कौन सी क्रियाएं शामिल है, तो 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या है आपके 1 2 3 4 सारे हैं, ठीक है। NTFS की तुलना में फैट 32, तो ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट आंसर है। अगला है राउंड रॉबिन शेड्यूलेशन किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, तो आपके काम का नहीं है, फिर भी आप देख लेना, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। फाइल बैकअप क्या है दोस्तों, तो ये है आपका डेटा की प्रतिलिपि, ये इंपॉर्टेंट है, बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को आप फाइल बैकअप कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता क्यों होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, तो ये आप देख लेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है दोस्तों फिर आता है दोस्तों आपका कंप्यूटर भाषा। अब कंप्यूटर भाषा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक वाइज दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न दोस्तों सारे प्रश्न में आपको जो है जो प्रश्न आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसी को आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना है आप, या तो आपको कॉपी में नोट करना है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है दोस्तों आपका IBM एक कंपनी के नाम है। बाकी बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल उच्च स्तरीय भाषाएं, ठीक है। फोर्ट्रॉन दोस्तों आप सभी को पता है, फोर्ट्रॉन दोस्तों गणित में जो है इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन है, आपको याद रखना है 1957 में IBM कंपनी ने JW वेकस ने किया था, ठीक है। इसका JW वेकस ने जो है इसका क्या किया था, इसे बनाया था, ठीक है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो व्यवसाय में, गणित में, तो किस में प्रयोग किया जाता है, तो सी बच्चों की शिक्षा में जो है दोस्तों लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सरल भाषा को सिखाने में,
ठीक है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में, ठीक है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों व्यवसाय में। आपको याद रखना है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड एक व्यावसायिक भाषा है लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो ये आपका बदलता है दोस्तों आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये दोनों बदलते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। असेंबलर का क्या कार्य है दोस्तों? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में, ठीक है। असेंबली भाषा जिसे जो है निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, है ना, न्यूमेरिक कोड में जो लिखी जाती है उसे जो है मशीनी भाषा में बदलता है आपका असेंबलर, ठीक है। निम्न में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो ये दोस्तों फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक इंजीनियर गणित के रूप में जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है दोस्तों इसी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर समझा और निष्पादित करता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपकी मशीनी लैंग्वेज। अगला है दोस्तों, तो मशीनी लैंग्वेज आपकी बाइनरी डिजिट में होती है 0 और 1, ठीक है, यही समझ सकता है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल और भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर क्या कहलाता है? नींव का पत्थर कहा जाता है। तो नींव का पत्थर जो कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है कोबोल भाषा को, ठीक है, बेसिक भाषा को। नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है? बेसिक भाषा को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो कौन सी लैंग्वेज है इंटरनेट पर? ऑप्शन नंबर ए जावा है। तो अगला है प्रोलॉग। जावा का दोस्तों एक उच्च स्तरीय क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरनेट में जो इसका उपयोग किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है 1972 में। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो अगला है दोस्तों, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं? तो रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। अगला है सी, बेसिक, कोबल और जावा किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? आप सभी को पता है ये लैंग्वेज के एग्जाम्पल है ना, उच्च स्तरीय भाषा है, सारी लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा है। तो बिल्कुल इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते अगला प्रश्न है दोस्तों 17 है कि 17 पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है असेंबली लैंग्वेज है दोस्तों आपका सी है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है दोस्तों? आपका लोगो। तो बच्चों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है लोगो। अगला है सी प्लस प्लस क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपको याद रखना है। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण निम्न में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? तो एल्गोरिथम। अगला है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है दोस्तों आपका, तो ये है आपका सी, बूलिय बीजगणित, ठीक है। अगला है दोस्तों कि एल्गोरिथम एक प्रकार है दोस्तों आपका साधन साध्य विश्लेषण का। अगला प्रश्न है प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रकरण में उत्पन्न करती है बाधा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो डी दोस्तों ये सारी है, कोबेरा, स्किलल, जावा, पाइथन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए पाइथन भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, कोबरा भी है, स्किरल भी है, जावा भी है, ये सारी लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्यूटर को दिशा देने वाले निर्देश के समूह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोग्राम को, ठीक है। जो कंप्यूटर को दिशा देता है, निर्देश देता है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है तब कभी भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है वो है दोस्तों मॉडलिंग भाषा। एक्सएमएल के डाटा को इसे आप देख लेना, उतना खास भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। फिर भी आप याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी स्टोर ट्रांजिस्टर इसका एग्जाम्पल है आंसर है। अगला है दोस्तों कि किसी डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप, ठीक है। डेटाबेस तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सम्मिलित करें, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन ओओपी अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता? तो प्लेटफॉर्म स्वतंत्र। मशीनी भाषा है दोस्तों आपकी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एरर प्रोग्राम।
एक से अधिक है ना, मशीनी भाषा जो है इनमें से एक से अधिक है, जो भी आप है। अगला, निम्न में से कौन सा डाटा संरचना पर किया जाने वाला मूल ऑपरेशन नहीं है। 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा उपवृक्ष एक नोड में ऐसे तत्व होते हैं जो नोड के मान से अधिक होते हैं। तो दायां उपवृक्ष। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया है फार्मा सिस्टम में, ठीक है। तो कोटलिन भाषा, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए जो है कोटलिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, विधि का उपयोग सामान्यतः डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए, तो यह है हैशिंग। तो हैशिंग विधि का उपयोग जो है सामान्यतः डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। अगला है, निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है दोस्तों प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेस। कंप्यूटर की मूल भाषा है दोस्तों कौन सी है, तो ये है आपकी मशीनी भाषा। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है दोस्तों, फिर दोस्तों भाषा से संबंधित आपकी जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब है दोस्तों आपका अगला है ओरेकल है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर आपका आगे फिर से सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों आपका शुरू हो चुका है। तो ओरेकल क्या है दोस्तों आपका, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक डाटाबेस फील्ड होती है, तो क्या होती है, जानकारी श्रेणी की। अगला है, एक ही डाटा की कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, ये कहलाता है रिडंडेंसी, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है। तो DBMS का पूर्ण नाम क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, अब दोस्तों फिर से आपको क्रम लगाना है, बिट बाइट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, ठीक है। डाटा को छोटे से बड़े, तो ये डेटा है दोस्तों, आपको याद रखना है, बिट आता है, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइल के बाद डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। अगला है, निम्न में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ ऐसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटा बेस में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रिकॉर्ड आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, डेटाबेस में रखा डाटा एग्जीक्यूट और रिवाइल है, तो ये है आपका डाटा इंटीग्रिटी। DBMS होता है तो डेटाबेस के को क्रिएटिव मेंटेन कंट्रोल है ना, इसके लिए होता है, आप देख लेना। अगला है, रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाते हैं। तो रॉ फैक्ट्स दोस्तों डाटा और अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है, तो कौन सा है, नंबर ऑल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। ट्रिपल क्या होता है, तो टेबल की एक एरो जो है जिसे जो है ट्रिपल कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी है, जो भी आप हैं देख लेना। अगला है दोस्तों, शब्द का आशय, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जल्दसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रैकर, ठीक है। अगला है दोस्तों अगला है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इस निम्न में से किस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगला है, डेटा प्रविष्टि को निम्न में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता, तो COM। निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है, तो NAND गेट जो है दोस्तों इसे जो है यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, इम्पोर्टेंट है। गेट में 4 इनपुट होते हैं, सत्य तालिका में शब्दों की संख्या होती है 4, 8, 16, कौन सी होगी दोस्तों, देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ठीक है, ठीक, कितनी होगी, 16। गेट में 4 इनपुट होते हैं जिसमें जो है शब्दों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अगला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नकारात्मक स्तर ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप अपनी स्थिति कब बदलता है, तो जब घड़ी नेगेटिव हो। निम्न में से कौन सा डिजिटल लॉजिक में प्रयुक्त त्रुटि पहचान कोड है, तो इनमें से एक से अधिक
अगला है दोस्तों, डिजिटल सर्किट में आईसी की कौन सी विशेषता किसी विशेष ट्रांजिस्टर के स्विच समय के एक समारोह का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 21 का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी है फैन इन। अगला है एमओएस लॉजिक परिवार में बुनियादी द्वार क्या है? आपको याद रखना है नैंड और एनओआर। ठीक है, यदि 4 बिट समांतर द्विआधारी योजक दिए हैं तो 4 बिट समांतर गुणक के निर्माण के लिए एंड गेटों की आवश्यकता होगी। तो 16 इनपुट एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल सर्किट के बार बार उपयोग से बनाया जा सकता है तो एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, गेट से संबंधित आपके प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आएगा आपका नेटवर्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नेटवर्क। अगला प्रश्न दोस्तों, नेटवर्क से संबंधित आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्या द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में जैसे घर के आसपास लोकल एरिया नेटवर्क, आपके कमरे के अंदर जो है लैन का प्रयोग किया जाता है। मल्टीपोलेटेन एरिया नेटवर्क दोस्तों आपका जो है, जो आपका क्षेत्र है वो क्षेत्र में किया जाता है। बाकी आपका जो शहर में है वाइड एरिया नेटवर्क वैन का प्रयोग किया जाता है। WAN का जो है इसका प्रयोग जो है दोस्तों आपका वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, निकनेट क्या है दोस्तों? भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, जो जिलों से जो संचार करता है दोस्तों, जिलों को आपस में जोड़ता है नेटवर्क के माध्यम से, उसका नाम है निकनेट। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूरा नाम क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। अगला है लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वैन को। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क को दोस्तों लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। अर्पानेट है दोस्तों एक विश्व का पहला वैन नेटवर्क। तो अर्पानेट दोस्तों आप देख सकते हैं विश्व का वैन नेटवर्क है, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें डेटा हस्ताक्षर डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। अगला है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क में। अगला है दोस्तों, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदलती है? तो SMTP। ठीक है, सिम का पूरा नाम दोस्तों आपसे भी पूछा जा सकता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। ठीक है, आपको याद रखना है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, दूरदर्शन में जो है प्रसार जो, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आप देख लेना। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका वाईमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए। तो संचार प्रौद्योगिकी, आभासी निजी परिपथ नेटवर्क क्या है? तो क्या है दोस्तों आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप देख लेना। अगला है दोस्तों कि निम्न पर विचार कीजिए। तो D 1 2 3 4 ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन, IS में पूछा गया है। कंप्यूटर का जाल नेटवर्किंग करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सारे हैं दोस्तों, आप देख लेना। अगला जो है कि बैकबोन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इंटरनेट से। इम्पोर्टेंट है। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग आवश्यक होती है, तो 6 GHz। ठीक है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं रिपीटर। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है दोस्तों, तो स्वान का पूरा नाम क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टेट के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्वान। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले को, तो इसे कहते हैं दोस्तों आप वाइड। निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं दोस्तों? वाइड नहीं होगा इसका,
लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जनरेशन। जैसा आपने देखा ना 2G 3G 4G 5G, तो ये सारे जनरेशन है। जी का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले। तो अगला है दोस्तों संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है तो वैन। तो डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? बिट प्रति सेकंड। आपको याद रखना है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA, तो इसका पूरा नाम है दोस्तों कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। तो ब्लूटूथ वायरलेस संचार का माध्यम है। इंट्रानेट क्या है दोस्तों? तो किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। ठीक है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है दोस्तों आपका गेटवे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो, इसका राइट आंसर आपका नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रोग्राम होता है, ये होता है इंटरनेट। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, मॉडल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडल नहीं होगा, मॉडेम होगा। ठीक है, मॉडेम क्या होता है दोस्तों? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत, तो यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क। मॉडेम का पूरा नाम है दोस्तों मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो है दोस्तों आपका मॉडेम। ठीक है, WLL का पूरा नाम क्या है? तो ये है वायरलेस लोकल लूप। आपको याद रखना है। ईथरनेट है तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? तो ये दोस्तों आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आज जो है हम जो है इंटरनेट तक ही कर पाएंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी MCQs रहेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब इसके बाद जो आएगी कल। अगला है इथरनेट, एक उदाहरण है दोस्तों आपका लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपको इस सीरीज़ में से जो ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सारे नहीं देखने, ये सारे प्रश्न आपके सामने इसीलिए रखे हैं कि इसमें से जो आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में बन सकता है ना, वही आपको सिर्फ जो है ये आप ध्यान में रखने हैं। बाकी दोस्तों ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपका बन सकता है, लेकिन इतने लंबे लंबे प्रश्न आपके एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे ही आपका ये वाला प्रश्न है कि ईथरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो ईथरनेट दोस्तों जो है लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मेघ संगणक सेवा सम्मिलित नहीं करती, तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ठीक है, 41 है दोस्तों, आप इसे देख लेना, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। अगला है निम्न में संचार प्रौद्योगिकी का विचार कीजिए। तो आइए इसमें पूछा गया है दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर है। OSI मॉडल की परत होती है 7। वह नेटवर्क जो अंततः इंटरनेट बन गया, उससे पहले क्या कहलाता था? तो अर्पानेट। ठीक है, अगला है दोस्तों लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण है राउटर। तो लैन को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? राउटर इम्पोर्टेंट है। TCP/IP क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। TCP दोस्तों यह एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित में DSL का अर्थ क्या है? तो DSL का क्या अर्थ होगा दोस्तों आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि ये है दोस्तों आपका इंटरनेट से रिक्वेस्टेड जानकारी को आपके नेटवर्क पर लाता है, जबकि रिक्वेस्टेड जानकारी को आपके पीसी या नेटवर्क के भीतर वितरित करता है। तो मॉडेम या राउटर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सी जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। बुनियादी जीपीआरएस किसका एक मानक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो अगला है एलटी तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है? तो 4G में किया गया। ठीक है, याद रखना है। अगला है कि उस पद की पहचान कीजिए जो एक नेटवर्क पर दो व्यक्तियों के बीच के निजी वार्तालाप को अनाधिकृत रूप से रियल टाइम इंटरसेप्ट या मॉनिटर करता है। तो ईव्सड्रॉपिंग। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल है। तो कौन सा ट्रांसमिशन शामिल है जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच है दोस्तों? तो आपको याद रखना है। तो ये है सिंपलेक्स। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है सिग्नलों का वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ब्लूटूथ की अधिकतम डेटा दर क्या है? 5 मेगा पर सेकेंड। अगला है कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किसी नेटवर्क में उच्चतर ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है? तो यह ऑप्टिकल फाइबर। लैन के दोस्तों आपको बताना है। लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्विच। ठीक है, आपको याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि डेटा पैकेज को उसके एमएसी एड्रेस के आधार पर सही डिवाइस पर कुशलतापूर्वक अग्रेषित किया गया है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लेयर 3 स्विच। ऑप्शन नंबर ए। जब ईमेल सर्वर अन्य मेल सर्वर को मेल भेजता है तो वह क्या है दोस्तों? क्लाइंट एसएमटीपी जन जाता है। क्या प्रश्न बने हैं? निम्न नेटवर्क उपकरणों का मिलान करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। राउटर जो है दोस्तों नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। स्विच उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है। एक्सेस पॉइंट वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? तो 2025 में पूछा गया है। तो दोस्तों एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। तो ये भी आ सकता है। फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो फायरवॉल के बारे में दोस्तों आपका दूसरा और चौथा। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि IITT 404 त्रुटि शब्द क्या है? तो ये दोस्तों सर्वर से कनेक्शन सुरक्षित नहीं है। निम्न में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है? तो मैसेज डाइस्टेज। अगला है निम्न में से कौन सा ऑनलाइनर वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो सी है दोस्तों साइबर सेफ्टी। निम्न में से कौन सा कथन ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये आप याद रख लेना इसका पूरा नाम। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट पाथ टाइप 6। ठीक है, तो जो प्रश्न आपको लगता है यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों तो आप देख लेना। बाकी दोस्तों जो है जो ये क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न इनमें से जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, वैसे तो काफ़ी प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी जो ये आएगी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी दोस्तों। अभी हम जो है मात्र 54 स्लाइड कर पाए हैं। इसमें जो आपकी 97 स्लाइड है, लगभग 1200 के आसपास आपके प्रश्न है। तो आज के लिए दोस्तों हमने लगभग जो है 54, तो 5 5 25, तो लगभग 250 के आसपास जो है 250 50 क्वेश्चन है दोस्तों आपके एक उसमें स्लाइड में। 50 क्वेश्चन आपके दोस्तों जो है एक स्लाइड में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड हुई है कितनी? 55 स्लाइड, 54 स्लाइड हुई है। तो 50 अगर आप करोगे दोस्तों 50 गुणा
50 करोगे, 50 स्लाइड है, 5 5 25, तो कितना होता है दोस्तों? 2500। ठीक है, 2500 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर आपके होते हैं, 2500 ही होगा। ठीक है, तो 50 स्लाइड है आपकी, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो भी आपके टॉपिक हुए हैं इंटरनेट तक, तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता दूं, तो लगभग जो है एक टॉपिक से 50 प्रश्न है, तब लगभग जो है आपके यहाँ पर जो है इंटरनेट मेमोरी आपका हो गया 6, सॉफ्टवेयर भी आपका हो गया, फ्लो चार्ट कंप्यूटर भाषाएं हो गई, डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, तो 11 टॉपिक दोस्तों आपके हो गए 11। तो 11 × 50 आप करोगे तो लगभग आपके जो है 600 प्रश्न के आसपास आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 600। तो 600 में से आपके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो जो है 200 प्रश्न के आसपास जो है दोस्तों आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो आपको पहचाननी भी है और जिसे आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये सीरीज़ में दोस्तों जो है मैं इतने प्रश्न को जो सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इनका सभी का जो है जो भी ऑब्जेक्टिव है मैंने एक पूरी ही PDF बना ली। अब जो अच्छे क्वेश्चन भी है, माड़े क्वेश्चन है, सभी को आपके सामने रखा है, क्योंकि कई बार जो है जिसे हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, कई बार वो प्रश्न नहीं आता। प्रश्न क्या आता है कई बार, जिसे हम समझते हैं कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, कभी आप समझते हैं कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है लेकिन वह एग्ज़ाम में नहीं आता, एग्ज़ाम में क्या आता है, कोई दूसरा ही प्रश्न जो है आता है। तो ये दोस्तों आज के सीरीज़ के लिए, बाकी जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी दोस्तों, बाकी जो 500 प्रश्न उसमें सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो कंप्यूटर से संबंधित आपका 5 6 प्रश्न तो इनमें से आएगा ही आएगा, है ना। जब 1000 प्रश्न आप करोगे तो 500 प्रश्न नहीं आएगा, तब समझो कि पेपर का लेवल कुछ और ही है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बोली भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो आप जो है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और दोस्तों यदि ऑप्शन में कहीं हमने ऊपर नीचे किया है तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी है दोस्तों, अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें, नहीं लगी है फिर भी आप कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।